अभिजीत दीपके के साथ भी बीजेपी ने वही वाली चाल चलने की कोशिश की है जो चाल उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं, तमाम विपक्षी सांसदों और विधायकों के साथ चली है। हमारे तरफ आ जाइए, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। तमाम विपक्षी नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, और तो और राज्यसभा में, पंजाब में देख लीजिए, ऐसा ही तो हुआ। नुकसान झेलना पड़ेगा, इसीलिए वे तमाम नेता डर डरा के या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर बीजेपी को समर्थन दे दिया। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अभिजीत दीपके के साथ भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने वाली थी, जिस बात की जानकारी न सिर्फ अभिजीत दीपके ने बल्कि उनकी मां ने भी दी है। अभिजीत दीपके की मां से बात करते हुए कई मीडिया चैनल्स ने यह छापा है, खास करके हिंदू ने छापा है कि उनके बेटे को कई बार वीडियो के जरिए धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे के साथ अच्छा नहीं होगा। अभिजीत दीपके का कसूर क्या है? अभिजीत दीपके का कसूर यह है कि वे जेनजी युवा को एकजुट कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल युवा को पॉलिटिकल बना रहे हैं, सवाल पूछना सिखा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। लिहाजा उनकी तरफ इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है। अभिजीत दीपके आंदोलन खत्म करके अपने घर पहुंचे तो मीडिया भी पीछे पीछे पहुंच गया। मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने सबसे पहली बात ही यही की कि बीजेपी मुझे धमका रही है और कह रही है कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यह वही पुराना चित परिचित तरीका है कि बीजेपी किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। नेताओं की कमजोरी उनका पॉलिटिकल करियर हो सकता है, उनके किए करप्शन हो सकते हैं, उनकी जमा की गई अकूत संपत्ति हो सकती है, ईडी सीबीआई के जरिए डर हो सकता है। लेकिन अभिजीत दीपके के पास क्या डर है? उनके पास केवल यह डर है कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, और बीजेपी उनकी तरफ इसी तरीके का डर दिखा रही है, जो कि अभिजीत दीपके खुल करके भी बता रहे हैं। अभिजीत दीपके का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके अभी भी एक्टिव हैं। वो उन तमाम लोगों से कनेक्टेड हैं जो कि इस आंदोलन का हिस्सा बने और जिन्हें दिल्ली पुलिस और तमाम लोग परेशान कर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। अलग अलग पुलिस उठा रही है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस उठा रही है। और अभिजीत दीपके इसके बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने इसी वीडियो में मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि जो पैलेट गन चलाए गए वो उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। इन दोनों ही हिस्से को आपको सुन लेना चाहिए। धमकियां बहुत मिलेगी, बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। सुना आपने, अभिजीत दीपके वोकल है, इसीलिए उन्हें लोकल कर देने की कोशिश की जा रही है। लोकल कर दीजिए, बीजेपी में शामिल कर लीजिए और उनका आंदोलन खत्म कर दीजिए। अभिजीत दीपके ने एक कदम और आगे बढ़ाया, कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके पोते की उम्र का हूं, तब भी मुझे डराया जा रहा है। राजनीति इतनी खराब कैसे हो गई कि वे एक ऐसे युवक को डराने लगे जो खुद को आपके पोते की उम्र का बता रहा है, खुद को आपसे अग्रज, खुद को आपसे छोटा बता रहा है, तब भी आप उस पर डर की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिजीत दीपके के पास ना तो कोई अकूत संपत्ति है, ना बड़ी गाड़ियां, बंगला, कैश, बैंक बैलेंस है। उसके पास है तो केवल अपना परिवार है खोने के लिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह हमला कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया।
अभिजीत दीपके पर यह प्रेशर इसलिए भी बनाया जा रहा है कि वे दोबारा आंदोलन करने की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर छात्रों को इसी तरीके से परेशान किया गया तो वे दोबारा सड़क पर उतरेंगे, और अगर दोबारा उतरे तो संभवतः उतनी ही भीड़ उनके साथ जुड़ सकती है जितनी भीड़ पिछली बार 20 तारीख के संसद मार्च पर जुड़ी थी। और अगर जुड़ती है तो मोदी और शाह के लिए यह कोई खास अच्छी खबर तो नहीं होगी। आप डरा करके धमका करके सांसदों को तो अपनी तरफ ला सकते हैं, आप प्रेशर करके भी सांसदों को अपनी तरफ ला सकते हैं, जैसे बीजेपी पर इल्जाम लगते आए हैं। पश्चिम बंगाल में करीबन 20 सांसद बीजेपी के समर्थन में चले गए और उन सांसदों में से कईयों के ऊपर केस भी चल रहे थे। शालिनी घोष के ऊपर एक ईडी का मामला चल रहा था जब वे टीएमसी के यूथ विंग की अध्यक्ष हुआ करती थी, सो डर गई, इनकी तरफ आ गई। और भी कई नेता टीएमसी के ऐसे थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, तो वे डर गए, इनकी तरफ आ गए। राघव चड्ढा के ऊपर भी इसी तरीके के प्रेशर की बात कई पॉलिटिकल हलकों में कही जाती है, लेकिन उसको सत्यापित करने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन बात चली है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं। उनकी पत्नी की तरफ से प्रेशर की भी बात कई जगह कही जाती है, लेकिन इसके भी सत्यापन की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी के जितने सांसद बीजेपी की तरफ गए हैं उनकी जेबें भी बहुत भारी हैं और उन्हें उसी जेब को काटने का डर भी दिखाया जा सकता है। महाराष्ट्र में वो पहले ही एक पार्टी को तोड़ चुके थे। टूटी हुई पार्टी, बिखरी हुई पार्टी में से भी 6 सांसदों को अलग करके ले जाना बीजेपी के एक अलग तरीके के टैक्टिक्स को दिखाता है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि बीजेपी ने अब गलत जगह पर हमला कर दिया है। अभिजीत दीपके जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, अगर वे आरोप सही हैं तो फिर लग रहा है कि बीजेपी ने एक गलत नंबर डायल कर दिया है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।